Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about how to study chapter number 9 periodontium of oral histology. आज मैं बताऊंगी कि आपने इस चैप्टर में से जो है कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं और कौन से जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है पेरिडोंशियम जो है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इस टिश्यू है जो कि सपोर्ट करता है इन्वेस्ट द टूथ एंड कंसिस्ट ऑफ सीमेंटम पेरिडोंशियल लिगामेंट बोन लाइनिंग ऑफ द एल्वियस यानी कि सॉकेट जो होता है एल्वियुलर बोन का एंड डेड पार्ट ऑफ द जिंजाइवा फेसिंग द टूथ. ठीक है, तो ये जो जिंजाइवा है इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ आते हैं ये आपको पता होना चाहिए. पेरिडोंशियल, सीमेंटम, एल्वियुलर बोन एंड जिंजाइवा. ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये टिश्यू है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है इन्वेस्टिंग द टूथ. उसके बाद देन आपको जो है इसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए और ये लाइन पता होनी चाहिए कि जो जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होता है उसे हम गोम्फोसिस कहते हैं. ठीक है, जो हमारे पास जिंजाइवा और पीडियल वगैरह हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. और देन इसकी आ जाती है सीमेंटम. ठीक है, सीमेंटम जो इसमें टिश्यू हमारे पास आ जाता है वो क्या है, वो हार्ड है, एवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कवर करता है रूट्स ऑफ द टीथ को. ये लाइन आपको सीमेंटम की डेफिनेशन भी आनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है कि इसकी कंपोजिशन आ जाती है, इसके फंक्शंस एंड करैक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सीमेंटम जो है इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस विद इन द मैट्रिक्स एंड द रीजन कोलेजन फाइबर्स ऑफ द मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंटम जो है वो डिवाइडेड हुई है इनटू प्री फंक्शनल स्टेजेस एंड फंक्शनल स्टेजेस में. ठीक है, जो प्री फंक्शनल स्टेजेस हैं वो अकर होती हैं थ्रू आउट रूट फॉर्मेशन और जो फंक्शनल स्टेजेस हैं वो स्टार्ट होती हैं व्हेन द रूट इज़ इन द ऑक्लूजन वो चीज़ होती है वो फेज होती है जब दोनों टीथ जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं. ठीक है, तब आती है. और उसके बाद एंड देन कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, कॉन्टीन्यूस रहती है थ्रू आउट द लाइफ. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी टाइप्स हैं दो, सेलुलर और ए सेलुलर. ठीक है, ये डिफरेंस पूछा जाता है सेलुलर और ए सेलुलर सीमेंटम के दरमियान. तो ये दोनों आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. फर्दर आगे इसका टेबल बना हुआ है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ. ये वाला टेबल बना हुआ है सीमेंटम का, ए सेलुलर एंड सेलुलर सीमेंटम. ये जो टेबल है ये आपने फिंगर टिप्स पे आपको होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपने करना है. ठीक है, 9.2 टेबल है. इसमें ओरिजिन बताया हुआ है, लोकेशन बताई हुई है एंड फंक्शन बताई हुई है. सेलुलर, ए सेलुलर, मिक्स्ड एंड ए सेलुलर, ए फाइब्रिल्स का ये पूरा टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है, SCQ MCQ सबके लिए और वाइवा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोकेमिकल कंपोजिशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आल्सो सेम है बोन के साथ. ठीक है, जो बोन की भी हमने की थी ना, उसमें हमारे पास आ जाता है कि 4 मेन लाइज टिश्यूज़ हैं, इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम्स वगैरह हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं. और उसके बाद हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन है वो 45 to 50% जो है इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसमें कोलेजनस और नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं. जो कोलेजन है वो टाइप 1 जो है वो मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, 90% होता है. ठीक है, और जो टाइप हमारे पास आ जाता है उसके बाद जो बाकी हमारे पास हैं जैसे कि टाइप 12 है हमारे पास एंड टाइप जो है हमारे पास 3 है. जो टाइप 12 है वो मोर ड्यूरिंग द पीडियल में होती है और जो टाइप 3 है वो रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंटम में प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक एक लाइन आप इन दोनों की एक रीड दे लेनी है. ठीक है, इससे बताना चाहिए कि टाइप 1 जो है वो 90% मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है इसमें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स आ जाती हैं. ये इनके नाम है, ये आपको आने चाहिए. ये डेंटिन वाला जो चैप्टर है उसमें भी नॉन कोलेजनस प्रोटीन जो है उसके नाम लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं. ये भी याद करने आपने. ठीक है, सेम ही है. अल्काइन फॉस्फेट, बोन सेलुलर प्रोटीन, डेंटिन मैट्रिक्स प्रोटीन, डेंटिन सेलुलर प्रोटीन, फाइब्रोनेक्टिन, ऑस्टियोनेक्टिन, ये आपको सारे नाम आने चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी कोई नाम है सारे, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं. ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिशिएशन ऑफ द सीमेंटम फॉर्मेशन. ठीक है, ये सारे जो जितने भी सेल्स हैं सीमेंटम, इनेमल, डेंटिन, पीडियल, इनकी जो फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है ये पूछा जाता है वाइवा क्वेश्चंस में और मोस्टली जो है SCQ भी आया होता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले जो हर्पिस एपिथेलियल रूट शीथ है वो इन्वॉल्व होता है इनकी फॉर्मेशन में. हमने पढ़ा था ना इनेमल वाले चैप्टर में भी और चैप्टर नंबर 5 में भी कि हर्पिस एपिथेलियल रूट शीट्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट डेंटिशन रूट. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई. उसके बाद हमने लिखते हैं कि क्रोनो एपिकल एक्सटेंशन होती है इनकी इनर एंड आउटर इनेमल एपिथेलियम में जो कि सेंड करती है इंडक्टिव मैसेज पॉसिबली वायरस सेक्रेटिंग इन इनेमल प्रोटीन जो है वो सेक्रेट होती हैं और फेसिंग द एक्टोडर्मल वॉल सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं डोडोब्लास्ट में और प्रोड्यूस करते हैं लेयर ऑफ द प्री डेंटिन.
एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटम की फॉर्मेशन होती है ऑन द रूट सरफेस। उसके बाद स्पेसिफिक सेल्स एंड टाइगर्स फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करंट थ्योरीज हमने बतानी है कौन कौन सी हैं। इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको आने चाहिए कि पहले डेपोजिशन जब हो जाती है डेंटिन की तो उसके बाद क्या होता है कि herpes epithelial रूट शीट जो है वो इंटरप्टेड हो जाती है और एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स जो हैं फ्रॉम द इनर पोर्शन ऑफ द डेंटल फॉलिकल देन कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्रीडेंटिन। ठीक है, जो हमारे पास एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स हैं इनर फ्रॉम द इनर पोर्शन ऑफ द डेंटल फॉलिकल से वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं विद द प्रीडेंटिन एंड इन्फ्लेटिंग डेंटल फॉलिकल सेल्स। इन्फ्लेटिंग होती है डेंटल फॉलिकल सेल्स की और वो रिसीव करते हैं जो इंडक्टिव सिग्नल्स भेजे गए थे उनको फ्रॉम द डेंटिन एंड या फिर सराउंडिंग herpes epithelial से और फिर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू द सीमेंटोब्लास्ट और herpes epithelial रूट शीट जो है वो सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द सीमेंटोब्लास्ट और फिर क्या होता है जो सीमेंटम में उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मिलेसिस जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलेसिस क्या है, डिस्क्रीट मैसेज हैं सराउंडेड बाय अ बेसल लैमिना, यानी कि फ्रैगमेंट्स जो होते हैं herpes epithelial रूट शीट के उन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मिलेसिस। ये जो क्वेश्चन है ये हमने इनेमल के चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मिलेसिस। ठीक है, वहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, वहाँ से भी आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। डायग्राम के नीचे ये डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है। ठीक है, वहाँ से भी आपने कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये SCQ जो है वो भी आया हुआ है पिछले पास्ट पेपर्स में, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू और MCQ SCQ तीनों के लिए ये लाइन ये डेफिनेशन इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, इनेमल बर्ड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पेट डेफिनेशन इसी तरह से याद करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलेसिस है और herpes epithelial रूट शीट, इनेमल पर्ल्स एंड रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम, ये 3-4 डेफिनेशन हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्वेश्चंस में और SCQ MCQ में ज़रूर आती हैं, तो ये सारी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। देन हमारे पास आगे आ जाता है ओरिजिन ऑफ द पेरिडोंशियल सेल्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे, ठीक है, ये जो पहले 5 पॉइंट्स हैं ये आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियल फैक्टर्स। एपिथेलियल फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फैक्टर्स रेगुलेटिंग द सीमेंटोजेनेसिस। ये जो फैक्टर्स हैं ये आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास आ जाता है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, ये जो इनेमल पर्ल्स की डायग्राम है ये भी आपने याद करनी है, देख लेनी है। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। और बाद बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स आ जाती हैं, एपिथेलियल फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स, ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है ना ये आपने कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये पिछली दफ़ा SCQ पे आया हुआ था इस पेपर में से ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, तो ये आपको एक एक चीज़ पॉइंट जो इसका पता होना चाहिए कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ इनका एक एक फंक्शन आपने याद कर लेना कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन में इन्वॉल्व होता है, जो फिब्रोब्लास्ट है वो इन्वॉल्व होता है इन प्रोमोटिंग द सेल प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस तरह से एक एक पॉइंट आपने बस इसका याद रख लेना है। उसके बाद एडहेसिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए और इनकी भी एक एक फंक्शन पता होने चाहिए। उसके बाद गाला प्रोटीन्स आ जाती हैं, सेम वही आपने इधर से जो आपको इजी पॉइंट्स लगे वो आपने इजी पॉइंट्स याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि गाला प्रोटीन है, मैट्रिक्स गाला प्रोटीन्स, बोन गाला प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स जो कंटेन करती है गैमा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक एसिड, हैंस द नेम इज गाला प्रोटीन। ये आपने लिख दिया एक लाइन और एक लिख दिया ऑस्टियोक्लेसिन जो है इज द मार्कर फॉर द सेल एसोसिएटेड विद मिनरलाइजेशन दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट, मेंटोब्लास्ट एंड डोडोब्लास्ट एंड कंसीडर टू रेगुलेट ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ। यहाँ तक आपने किया और आपने ये बता देना इसमें कि ये एक्ट करता है एज अ हार्मोन रेगुलेटरी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के तौर पे। ठीक है, और इसका फंक्शन जो है वो फेवर कर रहा होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल की प्रोलिफरेशन में, इंक्रीज करता है इंसुलिन सिक्रीशन को। ठीक है, गाला मैट्रिक्स प्रोटीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द एबनॉर्मल एक्टोपिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से आपने ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेने हैं इसके। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाला प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में भी एक एक लाइन लिखी हुई है, ये आपने यही लाइंस जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मॉलिक्यूल्स जो हैं द पेरिडोंशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका SCQ भी आता होता है। ठीक है, तो MCQs में भी पूछे जाते हैं और ये आपने एक दफ़ा रीड दे लेनी है। ठीक है, ये भी उधर ऑलमोस्ट सेम लिखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से रीड दे लेनी है ताकि इसमें से जो MCQs आए आपके वो सॉल्व हो सकें। ठीक है, एपिथेलियल फैक्टर्स एंड मैट्रिक्स प्रोटीन्स, एडहेसिव सेल्स, तो अगर आपको SCQ आता है तो आप उसमें आराम से ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है,
और गाला प्रोटीन आपने यहाँ से और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये दोनों आपने यहाँ से अच्छे से ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से भी एससीक्यू जो है वो बन जाता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हमने जो एक दफ़ा देख ली हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है WNT सिग्नलिंग। WNT सिग्नलिंग जो है इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मॉलिक्यूल जो कि सेक्रेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट एक्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली टू रेगुलेट मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि डेवलपमेंट, ग्रोथ पैटर्न्स, स्टेमनेस एंड कैंसर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो प्रोटीन्स लिखी हुई हैं वो आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक जो कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये बस एक दफ़ा रीड आपने कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि इन एक्टिवेशन जो है WNT सिग्नलिंग एंटागोनिस्ट की Cyclostein leads to an increase in the cementum formation, phosphate, pyrophosphate levels, has been shown in vitro to influence the WNT, ठीक है। ये जो फॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट की लाइनिंग की बस आपने एक दफ़ा जो याद रख लेंगे, अगर MCQ ऐसा है तो आप कर सकें, ठीक है। उसके बाद दैन हमारे पास आ जाते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में ये जो सारा लिखा हुआ है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आपने रीड दे लेनी है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर फैक्टर्स वही बताए, इंसुलिन लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह, वो जो हमने यहाँ पे भी किए थे। आपने एक ग्रोथ फैक्टर आएगा तो आपने यही बस लिख देना है, ठीक है। और बस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक दफ़ा रीड कर लेना है जो ये लिखा हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, जो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे नोट्स वगैरह, वो मैं जो है फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे अपलोड कर देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।